हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र मोहन जेएनयू एंड लेबनस। पिछले 15 साल से ज़्यादा वर्षों से मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को कंट्री के हर सेक्शन में, हर वादे में ट्रेनिंग दे रहा हूं, मेंटरिंग कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। आज मैं प्राजोत्सव फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से यूपीएससी प्रोग्राम, खास करके एनसीईआरटी के प्रोग्राम के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं और मैं इस प्लेटफॉर्म से एनसीईआरटी कोर्स प्रोग्राम को संचालित करूंगा। साथ ही साथ अपने अंडर में बहुत सारी टीम को लेकर के चलूंगा ताकि ये पूरा के पूरा नोवेल्टी मैसेज आप लोगों तक पहुंच सके। मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं और आप लोगों की सबसे ज़्यादा इंक्वायर्ड समस्या है, वो समस्या ये है कि एनसीईआरटी यूपीएससी सीएससी के लिए क्यों पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये पूरे के पूरे मास लेवल की पूरे हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ी समस्या है और आज मैं इसके फुल फ्लेजेड और कह सकता हूँ एक पैकेज लेकर के आया हूँ ताकि आपकी समस्या का समाधान, निदान मैं परंपरागत तरीके से पूरी तरह से कर सकूं और कुछ भी कमी बेशी होगी तो टाइम टू टाइम ये सीरीज़ चलाता रहूँगा। आप लोगों के जो भी फीडबैक आएगा उसके हिसाब से उस समस्या का निदान करूँगा। आइए चर्चा की शुरुआत करता हूँ। प्राजोत्सव फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, वो बिल्कुल नोवेल्टी प्रोग्राम है, इनोवेटिव प्रोग्राम है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीईआरटी को 200 घंटे में कैसे पढ़ाया जाए, समझाया जाए और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी किस प्रकार से की जाए। इसके तहत जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बिना समय को नष्ट किए मैं इस चीज़ को क्लियर करूं, जो आप लोगों के मास लेवल पे जो क्वेरी या समस्याएं हम लोगों के पास आई हैं, उसके साथ में मेरी टीम पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने इस निष्कर्ष पे निकाला है कि मूलभूत समस्याएं नेशनल लेवल पे क्या है और मुख्य रूप से ये इनोवेशन हम शुरू करने जा रहे हैं प्राजोत्सव के प्लेटफॉर्म से। तो आइए बिना कष्ट किए, बिना समय को बर्बाद किए समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एनसीईआरटी क्यों पढ़े, काहे पढ़े, कैसे पढ़ें? इस क्वेरी का आंसर क्या है? इट इज़ डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग अंडर द एजुकेशन पॉलिसी। ये जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ये जो कोर्स का डिज़ाइन तैयार किया गया है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, रिसर्च डेवलपमेंट पूरी टीम के साथ साथ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल सारे के सारे एजुकेशन पैटर्न के हिसाब से तैयार किया गया है। इसकी विशेषता क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है, डिवाइस किया गया है, डेवलप किया गया है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जो ब्यूटी है, जो क्रिटिकलिटी है, चूँकि मैं इससे जुड़ा रहा हूँ, वो यह है कि 6ठी से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी किताबें जो डिज़ाइन की गई है, स्ट्रक्चर की गई है, लिखी गई है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बच्चे का जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ होता है, बच्चे का जो मानववैज्ञानिक ग्रोथ होता है, उम्र के साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उम्र के साथ साथ उसकी समझ बढ़ती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एनसीईआरटी की जो किताब लिखी गई है, उसमें 6ठी क्लास के बच्चे के लिए कौन सी चीज़ सरल होगी, कौन सी चीज़ सहज होगी, कौन सी चीज़ सटीक होगी, उन सभी चीज़ों का वर्णन उसमें किया गया है, डिस्क्रिप्शन किया गया है। चूँकि 6ठी क्लास में जब बच्चा होता है तो उसकी उम्र 13 साल 12 साल से ज़्यादा नहीं होती है और उस एज में, उस उम्र में बच्चे की जो रिसेप्टिव कैपेसिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होती है, कम होती है बनिस्बत आगे की उम्र के हिसाब से। तो वैसे वैसे शब्दों का चयन किया जाता है, वैसे वैसे सेंटेंस का सिलेक्शन किया जाता है, वैसे वैसे स्ट्रक्चर का मॉडरेशन किया जाता है ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग आसानी से बढ़ सके, बच्चा उसको अच्छे से पढ़ सके, समझ सके और जान सके। सबसे बड़ा क्राइटेरियन इसका यह है। दूसरा सबसे बड़ा क्राइटेरियन क्या है? इंडिया वाइड इंफॉर्मेशन। और ये जो चीज़ डेवलप किया गया है, ये क्या किया गया है? यूनिफॉर्मलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पैटर्न के तहत पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जो एजुकेशन का पैटर्न है उसको सरकार ने प्रयास किया है, उसको यूनिफाइड करे, यूनिफॉर्म करे और कहीं भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। हिंदुस्तान के सारे बच्चों को
एक प्रकार की जानकारी हो, सटीक जानकारी हो और सहज जानकारी हो। इसलिए इस कोर्स स्ट्रक्चर का डिज़ाइन किया गया है। जहाँ तक सवाल उठता है कि स्टेट सर्विस कमीशन हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वो ऑल इंडिया कंपटीशन होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसी प्रकार से सरकार द्वारा नियोजना के अंतर्गत स्टेट सर्विस कमीशन में भी जो एग्जामिनेशन होता है, स्टेट बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं, तमिलनाडु बोर्ड से लेकर के गुजरात है, महाराष्ट्र है, प्रयास किया गया है स्कूल की किताबों को कि स्टैंडर्डाइज किया जा सके। इसलिए जो दूसरा सवाल उठता नज़र आता है यहाँ पर यह है कि इंडिया वाइड पूरे भारत के बच्चों के लिए एक स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म पैटर्न को तैयार किया गया है। इसलिए उद्देश्य होता है एनसीईआरटी किताब को क्यों पढ़ें, काहे पढ़ें और कैसे पढ़ें। अब सवाल उठता है ऑल द एनसीईआरटी बुक्स आर, और सबसे मेजर चीज़ क्या है, जो एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उसमें ह्यूमैनिटीज़ की किताब है, साइंस की किताब है, कॉमर्स की किताब है। और ह्यूमैनिटीज़, साइंस एंड कॉमर्स पूरे हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, इसको डिसिप्लिन को इस 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ है, जिसमें साइंसेज है और फिर इसमें कॉमर्स है। और पूरा के पूरा एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर इसी पे आधारित है। अगर साइंस की बात करते हैं, आईआईटी से लेकर के मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, बहुत सारे टेक्निकल एरोस्पेस साइंस तक की कहा जा सकता है, करियर जैसी चीज़ें, एजुकेशन जैसे अवेलेबल हैं। अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो उसमें अकाउंटेंसी से लेकर करके सारी प्रकार के मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं। उसी तरह से ह्यूमैनिटीज़ एक बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉडन एस्पेक्ट है जो हमारे एजुकेशन पैटर्न का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वही सारी चीज़ें इन सब चीज़ों में देखने को मिलती है जो ह्यूमैनिटीज़ की किताब है या साइंस का है या कॉमर्स की चीज़ें। और कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि इस पूरे के पूरे क्रम में जहां बच्चे यूपीएससी की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं या स्टेट सर्विसेज की बात करते हैं, तो स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम एक ब्यूरोक्रेट को नियुक्त करता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान जाए। उसका सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट यूपीएससी का है, स्टेट सर्विस का है, या और भी विभिन्न प्रकार के स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन या सेंट्रल सर्विसेज एग्जामिनेशन है। उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है कि एक ब्यूरोक्रेट को, एक अधिकारी को नियुक्त करना, और एक अधिकारी को नियुक्त करने के लिए परिपक्व अधिकारी चाहिए, और परिपक्व अधिकारी को पूरी की पूरी ह्यूमैनिटीज़ की जानकारी बिल्कुल ज़रूरी हो जाती है। इसी के तहत देखते क्या हैं, उसमें क्या देखते हैं कि उस अधिकारी का कार्य या अधिकारी की आवश्यकता किस चीज़ के लिए होती है, सोशल कंडीशंस के लिए, पॉलिटिकल कंडीशन के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के साथ साथ कल्चरल सिस्टम, और पूरे के पूरे कहा जा सकता है कंट्री के इस पूरी अवस्था व्यवस्था को जानने के लिए एक ब्यूरोक्रेट को परिपक्वता के साथ में कह सकते हैं कि किसी भी पद के लिए जब नियुक्त किया जाता है तो उसकी विशेषता ही यही होती है कि उसे समाज की सेवा करनी है, सोसाइटी की सेवा करनी है। और सोसाइटी की सेवा करने के लिए आपको सोसाइटी के बारे में जानना होगा, आपको इकोनॉमी के बारे में जानना होगा, आपको पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में जानना होगा, आपको कल्चरल सिस्टम के बारे में जानना होगा, कंट्री की सिविलाइजेशन है, संस्कृति, उन सारी चीज़ों के लिए आपको जानना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों की रूट की आवश्यकता, बेस की आवश्यकता आपको ज़रूर होगी। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ने पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आप देश की बेसिक अवस्था को जानिए, अपनी सोसाइटी को जानिए, अपनी सभ्यता को जानिए, अपने कल्चर को जानिए, अपनी संस्कृति को जानिए। और ये सारी चीज़ें परंपरा से ही मेरे भारतवर्ष में कहा जा सकता है कि व्याप्त है और उसकी कंटिन्यूटी भी मेंटेन्ड है। नेक्स्ट वन आते हैं, अनदर इम्पॉर्टेंट कंडीशन, जो अनदर इम्पॉर्टेंट पहलू है, जो सबसे ज़्यादा आज क्वेश्चन है या क्वेरी है बच्चों के दिमाग में, जो सबसे मेजर क्वेरी है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या, ये मिथ बनी हुई होती है। ये मिथ क्या बनी होती है कि क्या बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए आईएएस, यूपीएससी या अदर अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कंपीट किया जा सकता है या नहीं। ये बहुत बड़ी क्वेरी है, बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे ज़रूर पूछते हैं, एस्पिरेंट ज़रूर पूछते हैं। तो मेरा जवाब यहाँ पे ये है कि यूपीएससी या स्टेट सर्विस कमीशन या सिविल सर्विसेज कमीशन, कह सकते हैं एनसीईआरटी किताब को पढ़कर आप नहीं कंपीट कर सकते हैं।
ये मैं बहुत क्लियर कर दूंगा। एनसीईआरटी की किताब को पढ़कर कंपीट नहीं कर सकते हैं, एनसीईआरटी किताब को नहीं पढ़ के कंपीट कर सकते, उसके लिए अन्य किताबों को भी पढ़ना होगा। लेकिन मैं ये भी क्लियर करूंगा आपको कि बिना एनसीईआरटी समझे हुए ना तो स्टेट सर्विस कमीशन कर सकते हैं, ना यूपीएससी कर सकते हैं, या ना अन्य कोई बड़ी सेवा को आप कर सकते हैं। कारण क्या है, यहां पे दो चीजों में मैं अंतर स्पष्ट कर दूं, एक चीज है पढ़ना और दूसरी चीज है समझना। तो ये क्लियर, ये आज आपका मिथ पूरी तरह से दूर हो जाना चाहिए। वो दूर होने का कंडीशंस क्या नजर आ जाता है कि आपको एनसीईआरटी को पढ़ना ही नहीं होगा, आपको एनसीईआरटी को क्या करना होगा, समझना होगा। यू शुड हैव टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स को आप कैसे समझिएगा, पढ़ तो रहे हैं हर किताबों को, हर चीज़ों को। तो ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी किताब को पढ़कर नहीं, बिना समझे हुए आप यूपीएससी, जीपीएससी या जो भी स्टेट सर्विस कमीशन है उसकी प्रतिस्पर्धा परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके मिथ को मैं समझता हूँ कि दूर कर दिया। तो सरल सा जवाब क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा। यूपीएससी में तैयारी क्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, लेकिन एनसीईआरटी आपको समझना होगा। तो आई थिंक कि ये आपका मिथ दूर हो जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। अब सवाल उठता है, जो एक छोटा सा एग्जाम्पल के तहत मैं क्लियर करूं आपको। एनसीईआरटी की 6ठी क्लास की किताब को, 6th क्लास की जब किताब को आप देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं क्यों आपको एनसीईआरटी को समझना ज़रूरी है, न कि पढ़ना ज़रूरी है। पहला चीज़ क्या, एनसीईआरटी के 6th क्लास के चैप्टर में मेंशन किया गया है व्हाट, मतलब क्या। दूसरी चीज़ है वेयर, उसका मतलब है कहाँ। तीसरी चीज़ क्या है, हाउ, मतलब है कैसे। और व्हेन का मतलब क्या कहा गया है, टाइम। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जहां आप व्हाट शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी मतलब जिज्ञासा, किसी भी चीज़ के बारे में व्हाट, क्यूरोसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आपका एटीट्यूड यही होना चाहिए कि सबसे पहले कोई भी चीज़ आपके सामने आती है उसको जानने की कोशिश कीजिए कि ये है क्या, क्यूरोसिटी क्या। तो यहाँ से क्या शुरू होता है, क्यूरोसिटी, किसी भी चीज़ के बारे में जिज्ञासा की बात करते हैं। दूसरी चीज़ क्वेरी, और दूसरी चीज़ जो आपके सामने में आती है क्वेरी, इंक्वायर आप ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ क्या देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन। किसी भी चीज़ की आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तभी आपको क्लैरिटी की जानकारी मिलेगी। और हर एक क्यूरोसिटी के साथ में कोई फैक्ट भी जुड़ा हुआ है। याद रहे कि क्यूरोसिटी के साथ फैक्ट जुड़ा हुआ है, और हर एक दुनिया में हर एक फैक्ट के साथ में एक कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। फिर दूसरी चीज़ क्या नज़र आती है कि ये फैक्ट है, और फैक्ट के साथ में क्या नज़र आता है, कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। तो तीसरी चीज़ क्या नज़र आती है यहाँ पर, कहाँ। तुरंत सवाल उठ जाता है कहाँ, वेयर की बात आती है। मतलब है व्हाट के बाद है क्या है, प्लेस है, कहाँ। क्यूरोसिटी की बात करते हैं, अगर क्यूरोसिटी की बात करते हैं है भारत के संदर्भ में एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं, पूर्व पाषाण युग की बात करते हैं, उसकी जो भी खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिकल जो डिस्कवरीज है, उसके बाद जो चीज़ें हम लोगों को निकल के आती है, वो क्या निकल करके आती है, कौन सा स्थान है, कहाँ है। जैसे ये प्लेस नज़र आता है, पता चलता है कि ये प्लेस भीमबेटका है, मध्य प्रदेश का एक प्लेस है, भीमबेटका है। फिर वो प्लेस कहाँ पे है, अगर प्लेस की बात करते हैं, कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो क्या पता चल जाता है कि भाई भारत एशिया एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पर ये प्लेस स्थित है, एक इंक्वायरी हो जाती। तीसरी चीज़ क्या नज़र आता है, वो स्टेट कहाँ पे है, पता चलता है कि ये कंट्री है, एक देश है। और देश कहाँ पे है, पता चलता है कि वो मध्य प्रदेश का एक स्टेट है, उससे ये जुड़ा हुआ है। तो क्या देखा, यूपीएससी का रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग का आधार क्या है, कनेक्टिविटी। तो एक कनेक्टिविटी पता चला कि व्हाट मतलब शुरू कहाँ से होता है ये, उसके लिए एक प्लेस नज़र आता है। प्लेस की कनेक्टिविटी राज्य से है, स्टेट से है, कॉन्टिनेंट से है, सबों से जुड़ा हुआ है। फिर सवाल उठता है कि जहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं वहाँ की ज्योग्राफी क्या हो सकती है, वहाँ का भूगोल क्या हो सकता है। भूगोल की जहाँ बात कीजिएगा तो फिर क्या होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे हो सकता है। और फिर उसके भी इतिहास में जब जाते हैं तो पता चलता है कि उसका इतिहास क्या होगा, पैलियोलिथिक काल का इतिहास क्या रहा होगा,
एज क्या रहा होगा, फिर भी देखते हैं कि वो स्थान है, फेमस है, पॉपुलर है, उसके पीछे रीजंस क्या रहा होगा, नदी भी हो सकती, और क्या देखते हैं, रिसोर्स भी देख सकते हैं, वहाँ पे रिसोर्स क्या रहा होगा। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि इस स्थान से जुड़ा हुआ भौगोलिक परिवेश भी नज़र आता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन भी नज़र आता है, मिनरल रिसोर्सेज का भी कंडीशन नज़र आता है, साथ ही साथ रिवर सिस्टम की भी बात सामने नज़र आ जाती है। तो क्या देखते हैं, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ तक पहुँच हो जाती है। तो ये जो तीनों कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं, व्हाट से शुरू हुआ, वेयर से शुरू हुआ, तो शुरू होता है कि एक्चुअली ये चीज़ इंस्ट्रूमेंटल क्यों हो जाता है और कब होता है, किसके द्वारा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल हाउ करने वाले में सबसे बड़ी भूमिका नज़र आती है, किसकी होती है, इसमें पूरी तरह से आदमी जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं मेन, लोगों की भूमिका है। और आदमी का काम क्या है, ह्यूमन बीइंग का काम क्या है, प्रोसेसिंग करना है ना। और यहीं से शुरू हो जाती है हाउ एंड वाई, प्रोसेसिंग की शुरुआत यहाँ से शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी हो जाती है, मैन की होती है। और जहाँ आदमी आता है, जहाँ पे आदमी का पदार्पण होता है या एंट्री हो जाती है, तो वहाँ से शुरुआत क्या होता है, सोशल सिस्टम की शुरुआत हो जाती है, सोसाइटी की शुरुआत होती है। उसके बाद क्या देखते हैं, जहाँ सोशल सिस्टम होगा, जहाँ सामाजिक अवस्था होगा, वहाँ पे क्या देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था भी, पॉलिटिकल कंडीशन भी होगा, और जहाँ पॉलिटिकल कंडीशन होगा वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन भी होगा। कुल मिला के क्या कहा जा सकता है, ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर, पूरी की पूरी व्यवस्था इस चीज़ के ऊपर में आधारित है, जहाँ पे प्रोसेसिंग की प्रक्रिया की बात आती है, जहाँ ह्यूमन बीइंग का पार्टिसिपेशन होगा, वहाँ पे समाज बनेगा, वहाँ पे सभ्यता बनेगी, वहाँ पे कल्चर बनेगा, वहाँ सिस्टम बनेगा, वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम होगा, इकोनॉमिक सिस्टम होगा, कल्चरल सिस्टम होगा। अब समस्या क्या नज़र आ जाती है, उसकी तिथि, उसका डेट कब होगा, और फिर ये पता चलता है कि व्हेन का मतलब है कब, कब का कंडीशंस क्या है, कब से ये शुरुआत होती है। अगर भारत का एक छोटा सा संदर्भ हम लोग लेते हैं तो क्या नज़र आएगा, 500,000 साल पहले की बात करते हैं, जब भारत में पैलियोलिथिक एज की बात हो जाती है। उसी तरह से पूरे हिस्टोरिकल फेजेस का चेंज होता चला जाता है, पैलियोलिथिक एज से मीसोलिथिक, मेथोलिथिक एज से नियोलिथिक, फिर क्या देखते हैं कि एंशिएंट इंडी का फेज प्रोटो हिस्टोरिक के बाद आ जाता है। तो इस तरह से कालखंड भी बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि अगर मैं टॉक कर रहा हूँ यहाँ से, वर्तमान कंडीशन भी 2023 का युग है, एडी की बात करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस चीज़ को आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसके क्रम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है, इस कोर्स के फीचर की अगर हम व्याख्या करें तो इसमें सबसे मेजर फीचर्स कोर्स की व्याख्या क्या नज़र आती है, ये सभी एनसीईआरटी, ऑल एनसीईआरटी इन रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी कैन से 6 to 12 क्लास की बातों की चर्चा की जाएगी। 6ठे से लेके 12वें तक की क्लास की किताब की बात की जाएगी। साथ ही साथ देखेंगे उसमें ओल्ड पुरानी एनसीईआरटी भी होगी और नई एनसीईआरटी को भी इसमें कवर किया जाएगा। और इसके लिए जो क्लास की शुरुआत की जाएगी वो लाइव क्लासेस होगा। लाइव क्लास के साथ साथ में आपके डाउट रिमूविंग सेशन की भी बात होगी, व्याख्या की जाएगी, साथ ही साथ सपोर्टेड बाय नोट्स भी होगा। और जो चीज़ें, जो क्लासेस का डिस्क्रिप्शन किया जाएगा, ये पूरी की पूरी टीम जो है कि नहीं, इस चीज़ के लिए तत्पर होकर काम करेगी आप लोगों के लिए। और बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ये डिलीवर किया जाएगा, ताकि बच्चे को समझने में या उसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में किसी भी प्रकार की कहीं पे कोई समस्या, कोई संकोच जैसी चीज़ें नहीं होंगी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, और ये कार्यकाल कितने दिनों का होगा, 100 दिनों का होगा। 100 दिनों का पूरा स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होगा और पूरी ही डिसिप्लिन कंडीशंस में इसकी प्रिपरेशन, इसकी कहा जा सकता है, इसकी उपयोगिता, और इसको पूरी तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म में, कंटिन्यूटी फॉर्म में, इंटरेक्टिव सेशन के फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे मेजर चीज़ क्या नज़र आता है कि ये जो चीज़ें होंगी, ये एमसीक्यू बेस्ड भी कंपाइलेशन, जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा या टेस्ट प्रैक्टिस किए जाएंगे, एमसीक्यू टेस्ट भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, और साथ ही साथ जो कि पूरी तरह से रेलेवेंस ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और इसकी उपयोगिता सभी के सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो रेलेवेंट एग्जामिनेशन है, उससे रिलेवेंट चीज़ों के साथ में इसको जोड़ करके दिया जाएगा। तो मित्रों, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि प्राजस जो ये फाउंडेशन, ये जो कोर्स चला रहा है, ख़ास करके एनसीईआरटी का जो नोवेल्टी प्रोग्राम है, इसके लिए हम लोगों ने पूरे के पूरे
कहा जा सकता स्टडी मटेरियल को भी प्लान किया है, डिज़ाइन किया है। यहाँ तक कि केवल एनसीईआरटी ही नहीं है, कुछ बोर्ड के इम्पॉर्टेंट तमिलनाडु बोर्ड के भी कंटेंट है, उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया। यही नहीं, NIOS का मटेरियल है, उसको भी कंपाइल किया गया, ताकि किसी भी दृष्टिकोण से ये आपका जो बैकग्राउंड तैयार करेगा, स्टेट सर्विस का एग्जामिनेशन हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस का कमीशन एग्जामिनेशन हो या कोई और बड़े एग्जामिनेशन हो, कहीं भी कंटेंट की मिसिंग कदापि नहीं हो। तो इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन किया गया है, ये मैं बता दूं आपको, एनसीईआरटी के टोटल चैप्टर्स हम लोगों ने लिया है। ये पूरी टीम ने क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने, रिसर्च और डेवलपमेंट टीम ने ये पूरे के पूरे कहा जा सकता है कंटेंट को लिया है, रिसर्च और डेवलपमेंट। इसमें क्या किया गया है, इनका मतलब है ये नई वाली जो छठे क्लास से पार्ट 1 से लेके चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बैरियल, ये सब सेक्शन को लिया है। जहाँ पे न्यू लिखा क्लास 11th में थीम लिया गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, चैप्टर पहली सोसाइटी ली गई है। फिर क्या देखते, ओल्ड बुक भी लिया है हम लोगों ने, 11th क्लास की एनसीईआरटी की किताब है, रिटन बाय RA शर्मा, और क्लास 6 की किताब है। उसी तरह से 12th के साथ न्यू किताब है, 12th क्लास की थीम लिया इंडियन हिस्ट्री और हड़प्पा सेक्शन। ये मेरा सोर्स मटेरियल है जो हम लोगों ने लिया है। ये हम लोगों की क्या है, राजस्व की ट्रांसपेरेंसी है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर के चीज़ों को डेवलप किया है कि पूरे के पूरे बच्चों को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं हो, ऑथेंटिसिटी में कभी भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। ये राजस्व का एक सबसे बड़ा कहा जा सकता है कि क्रेडिबिलिटी है। दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, जो आप लोगों को राजस्व द्वारा जो चीज़ कंपाइल मैटर मिलेंगे, वो चीज़ पूरे के पूरे राजस्व एनसीईआरटी के चैप्टर से चैप्टर 2 के पार्ट में ये चीज़ पूरा की पूरा मिलेगा। चैप्टर 2 जब मेरा देखेंगे ये पूरी चीज़ मिल जाएगी। फिर क्या देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया की बात करते हैं। तो जब मेडिवल हिस्ट्री का जो कंटेंट तैयार किया गया है, वो कंटेंट कहाँ से तैयार किया, क्लास 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक पार्ट 2 है, चैप्टर 4 है, जिसमें मुगल एम्पायर लिया गया है। उसी तरह से क्लास न्यू का मतलब न्यू है, क्लास 7th क्लास का आवर पास्ट है, चैप्टर नंबर 2 है 10 से 18 सेंचुरी ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मेशन, ये लिया गया है। उसके बाद क्या देखते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 7th क्लास की एनसीईआरटी है, जिसमें मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा है, और इसके चैप्टर जो लिए गए हैं 12वें चैप्टर है, 13वां चैप्टर है, 14वां है, 15 है, 16 है, अप टू 19 चैप्टर लिया गया है। साथ ही साथ क्या देखते हैं, क्लास 12th का जो न्यू किताब है, इसमें थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री है। उसके साथ में क्या देते हैं, 8वीं क्लास की है, अग्रेरियन इकोनॉमी सोसाइटी। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी का ये टॉपिक लिया गया है, जो राजस्व के मेडिवल पीरियड का जो आपको कंटेंट मिलेगा, उसके चैप्टर नंबर 6 में इस चीज़ को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है। आगे चलते हैं, अब आते हैं पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी की जब बात करेंगे हम लोग, पॉलिटी और गवर्नेंस की जो बात करेंगे हम लोग, उसके तहत क्या देखते हैं, एनसीईआरटी न्यू का क्लास 10th है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, और क्या देखते हैं, दूसरा चैप्टर ऑफ फेडरलिज्म है। और उसी तरह से नई एनसीईआरटी में 11th क्लास का कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, इसका चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें फेडरलिज्म की बात करते हैं। और जब राजस्व के मटेरियल को देखिएगा तो चैप्टर नंबर 21 में ये सारी चीज़ें कंपाइल एक जगह पे मिलेगी, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। उसके अलावा एनसीईआरटी की किताब की बात करते हैं, क्लास 6 की जो पॉलिटिकल लाइफ है, जो नई एनसीईआरटी की क्लास है, उसमें चैप्टर नंबर 1 के चैप्टर 3 है पंचायती राज है, उसके बाद चैप्टर 4 है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, चैप्टर 5 है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है। इस तरह से न्यू क्लास की किताब देखते हैं तो क्लास 11th है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये चैप्टर नंबर 8 में लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। और जब राजस्व के देखते हैं तो राजस्व की जब जो चीज़ कंपाइलेशन मिलेगा, वो पूरी की पूरी चीज़ चैप्टर नंबर 16 में होगा। तो इस प्रकार से कंपाइलेशन की भी बात किया, कलेक्टिव ऑफ मटेरियल की भी बात किया, ताकि किसी भी एंगल से किसी भी प्रकार से कोई त्रुटियां, कोई कमियां नहीं रह जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगा तो उस पीरियड में मैं ज्योग्राफी के सेक्शन को, ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमी के भी सेक्शन को डील करूंगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, साथ ही साथ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। राजस्व फाउंडेशन के बेस से मैं डॉक्टर SM आज़ाद